हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी इस समय हिस्ट्री पर बेहतरीन फोकस किया जा रहा है। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास में जितने भी युद्ध अभी तक हुए हैं, सब युद्ध इसी वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे और उसी के साथ साथ डिस्क्राइब भी एक साथ आपको देखते हुए यहाँ पर चलना है। यानी कि आज हिस्ट्री को पूरी तरीके से निचोड़ लेना है, ठीक है ना, और पूरी तरीके से आपको रिविजन कर लेना है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो ऐप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी कुछ फ्री पीडीएफ आपकी उपलब्ध कराई गई है, तो उनके माध्यम से अपनी तैयारी को और भी चार चांद से लगा सकते हैं। चलो, राधे राधे भाई, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। बहुत ही बेहतर सेशन होने वाला है, पूरा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, वेद में वर्णित 10 राजाओं का युद्ध नदी के तट पर लड़ा गया था। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि जो 10 राजाओं का युद्ध था वो नदी के तट पर लड़ा गया था। राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका जो बनेगा वो राइट हो जाएगा, सी नंबर है। ये है आपका परुशली नदी, मतलब जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर है। आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, परुशली नदी आपका आंसर है, यहाँ पर बन जाएगा। और वहीं पर दे सकते हैं कि जो दशराज युद्ध का उल्लेख है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। किस मिलता है? तो ये जो इतने पॉइंट हम आपको बताते चल रहे हैं उनको नोट करिएगा कि दशराज युद्ध है, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल मिलता है। और इस युद्ध में एक ओर कबीला और उनका मित्र पक्ष समुदाय था, दूसरी ओर भारत नामक समुदाय था, है ना, जिनका नेतृत्व तुस्सु नामक कबीले के राजा सुदास ने किया था। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई थी और यह लड़ाई पंजाब में रावी नदी, जिसका पुराना नाम है परुशली नदी के पास हुआ था। तो 2-3 पॉइंट आपको होगा, कौन से मंडल में? आप कहेंगे 7वें मंडल में। याद रखिएगा किसके बीच हुआ था? तो ये जो आपका एक कबीला था। दूसरी तरफ कौन थे? सुदास थे। सुदास की विजय हुई थी, परुशली नदी के किनारे लड़ा गया था। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे एक और युद्ध आपको मिलेगा इसी जगह, सेल्यूकस युद्ध, या इसे सेल्यूकस युद्ध कहते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच लड़ा गया था। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की क्या हुई थी? विजय हुई थी। यह युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस प्रथम जो आपका निकेटर था के बीच लड़ा गया था। लड़ाई 305 से 302 ईस्वी पूर्व में लड़ी गई थी। यह लड़ाई 300 ईस्वी पूर्व में से शुरू हुई थी, जब चंद्रगुप्त के अभियानों की एक श्रृंखला का नेतृत्व करके भारतीय जो छप्पकों को वापस लाने की कोशिश की। सेल्यूकस निकेटर ने अपने क्षेत्रों की रक्षा के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के लड़ाई, है ना, खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन बाद में दोनों पक्षों में से 303 ईस्वी पूर्व में शांति बना ली और युद्ध परिणाम चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर द्वारा छोड़े गए क्षेत्रों को नियंत्रित करने की अनुमति दी और यह पश्चिम में लौट गया। तो ये भी याद रखना, एक युद्ध ये क्या होता है, इतिहास में छूट जाता है, इसलिए युद्ध को हमने यहाँ पर आपको ले लिया है। आगे आते हैं, क्वेश्चन आपका आ गया है, हाइड्रेस्पीच का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका आंसर आपको दिख रहा है, लेकिन अब प्रयास करेंगे कि आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको न दिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है और आपसे कह रहा है कि सर हाइड्रेस्पीच का युद्ध कब लड़ा गया? आपका आंसर भी आ गया है। आप कहेंगे सर ये आपके 226 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? सिकंदर और पंजाब के जो राजा थे पोरस, इनके बीच लड़ा गया था। और विजेता कौन बना था? तो विजेता की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सिकंदर की विजय इसमें आपकी हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। मतलब आपको थ्योरी भी पढ़ाएंगे, उसके बीच जो युद्ध हुआ है किनके बीच हुआ है, विजेता कौन बना है, और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलती चली जाएगा। वीडियो अच्छा आपको लगे तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर और सपोर्ट जरूर करिएगा। देखिए, हाइड्रेस्पीच या वितस्ता का युद्ध इसे कहते हैं, जो कि सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर की इसमें से विजय हुई थी। देखिए 226 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने हाइड्रेस्पीच के युद्ध में राजा पोरस का सामना किया, जिसे झेलम की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। याद रखिए, इसे हाइड्रेस्पीच या वितस्ता का युद्ध या झेलम की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। या भारत के पंजाब क्षेत्र, जो कि आधुनिक पंजाब पाकिस्तान में झेलम नदी, जो कि प्राचीन यूनानी इसे हाइड्रेस्पीच कहते थे, के तट पर हुआ था। ये ग्रीक विजय और पोरस के आत्मसमर्पण के साथ ये संघर्ष क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। आते हैं अगले पॉइंट में। अगला पॉइंट आपका आ गया है, कह रहा है कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? चलिए यहाँ पर देना है, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है और आपसे कह रहा है कि सर कलिंग का युद्ध है ये कब लड़ा गया था? यहाँ पर आंसर देना है। तो देखिए इसका आंसर आपको दिख गया था, है ना। तो याद रखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। याद रखिएगा, कलिंग का युद्ध महान मौर्य सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभ, है ना, के साथ हुआ था, जिसमें विजेता कौन बना था? मौर्य सम्राट इसमें विजेता हुए। अशोक के युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खा ली, अर्थात इसी युद्ध के बाद अशोक ने कभी भी यहाँ पर युद्ध नहीं किया है। तो ऑप्शन राइट हो गया, कौन? यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर कलिंग युद्ध के बारे में। तो देखिए सम्राट अशोक और अनंत पद्मनाभ के बीच हुआ था। सम्राट अशोक इसमें विजय हुए थे। कलिंग युद्ध प्राचीन भारत में राजा अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य में और
और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। ये कलिंग वर्तमान में ओडिशा में पड़ता है। 261 ईस्वी पूर्व के आसपास लड़ा गया था, जिसमें लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया था। कलिंग युद्ध के कारण हुए भारी रक्तपात को रक्तपात से राजा अशोक जो आपके थे बहुत आहत हुए और उन्हें स्वयं को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर लिया था। याद रखिएगा कि जो बौद्ध थे अर्थात जो सम्राट अशोक थे, इस युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। वहीं पर अशोक के शासनकाल में 14 प्रमुख शिलालेख हैं। उनमें से यहाँ पर 13वां शिलालेख में कलिंग और अशोक की जीत का अर्थात ये युद्ध का वर्णन हुआ है। किसमें? 13वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख भी है, यहाँ पर याद करना है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि कलिंग के साथ अशोक के युद्ध का विवरण जो दिया गया है वो किस शिलालेख में दिया गया है, यहाँ पर बताना है। तो कलिंग के साथ अशोक के युद्ध का जो विवरण है वो आपकी किसमें है? तो अभी अभी हमने आपको बताया कि जो कलिंग का युद्ध है वो आपका कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 13वां शिलालेख है, इसी में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बनेगा बी नंबर, 13वां आपका हो जाएगा। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको लिखा गया है कलिंग शिलालेख, नहीं, यहाँ पर 13वां शिलालेख आपका आंसर बनेगा कौन है? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आता है कि सिंध का जो युद्ध हुआ ये कब लड़ा गया था? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है सिंध का युद्ध कब लड़ा गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देना है सिंध का युद्ध कब लड़ा गया था। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो सिंध का युद्ध है ये आपकी 712 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका जो बनेगा यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो आप कहेंगे सर बी नंबर, 712 ईस्वी में ये युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? तो आप कहेंगे सर ये मोहम्मद कासिम और राजा दाहिर के बीच लड़ा गया था, जिसमें से मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता प्राप्त की थी या स्थापित किया था। इसमें मोहम्मद कासिम की क्या हुई थी? विजय हुई थी, याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि भारत पर अरब आक्रमण के अगर क्रम से देखें तो सर्वप्रथम 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान सिंध भेजा गया था, किंतु यह पराजित हुआ और मारा गया। वहीं पर दूसरा अभियान बुदैल के जो आपके कह सकते हैं नेतृत्व में हुआ था, लेकिन यह भी क्या रहा? असफल हुआ। तीसरा अभियान 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया। दाहिर युद्ध में करते हुए मारा गया, है ना। तो आप कहेंगे सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन हुआ? तो अरब आक्रमणों में ये तीसरा अभियान था, 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया, है ना। और इसमें से जो सिंध का शासक था दाहिर को पराजित किया और दाहिर युद्ध में मारा गया। वहीं पर याद रखिए मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में भी मुल्तान को जीत लिया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किया था। तो 712 ईस्वी में भारत पर हुए जो अरब आक्रमण है इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? यहाँ पर 6 को ऑप्शन देना है। तो दोस्तों याद रखिए आपका आंसर डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अब यहीं पर एक और युद्ध होता है, अर्थात यहाँ पर तुर्क आक्रमण। अभी आपने पढ़ा अरब आक्रमण, अब आप पढ़ रहे हैं तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमणों में सबसे पहला आपका नाम आता है सुबुक्तगीन का, जो कि 970 से लेके 997 ईस्वी तक ये शासक रहा। भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो याद रखिए भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो आप कहेंगे भारत पर पहला जो तुर्क आक्रमण किया था ना वो आपके सुबुक्तगीन ने किया था, सुबुक्तगीन ने किया था। इसने 986 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया था। तो किसको पराजित किया था? 986 में, और शाही वंश के राजा थे जयपाल को पराजित किया। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद इसके 2 पुत्र हुए, जो कि मतलब मृत्यु के बाद नहीं हुए, पहले हुए, लेकिन इसके क्या थे? 2 पुत्र थे। एक अब्दुल कासिम महमूद था और दूसरा आपका इस्माइल था। दोनों के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें अब्दुल कासिम महमूद विजय हुआ और अब्दुल कासिम महमूद गजनी के नाम से शासक बना। अर्थात आपने नाम सुना होगा महमूद गजनी। ये महमूद गजनी कौन था? इसका पहले नाम क्या था? तो आप कहेंगे कासिम, अब्दुल कासिम महमूद जो नाम था वो आपके महमूद गजनी का ही नाम था, जो कि सुबुक्तगीन का पुत्र था, याद रखेगा। ये कहानी से आप बिल्कुल नोट करते चलिएगा। और भारत पर तुर्क आक्रमण की बात करते हैं तो महमूद गजनी का नाम आता है। महमूद गजनी 998 ईस्वी में गद्दी में बैठा और 1030 तक इसने शासन किया। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनी 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक कुल मतलब देखा जाए तो भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितना? 17 बार आक्रमण यहाँ पर किया। महमूद गजनी ने सर्वप्रथम 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और पेशावर के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त करके वापस अपने देश में चला गया। ठीक है, 1000 में कहां पर? आपके देखा जाए पेशावर क्षेत्र में इसने क्या किया? आक्रमण किया और इसके बाद उसको जीतकर, है ना, अपने देश वापस चला गया। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर भारत में आता है, कई इस प्रकार के युद्ध होते हैं और इसके बाद एक महत्वपूर्ण युद्ध आता है, कौन है? महमूद गजनी ने
1025 ईस्वी में अपने 16वें आक्रमण, याद रखिए कौन सा आक्रमण है, 16वें आक्रमण में सोमनाथ मंदिर को लूटा और मंदिर को लूट के जाने के क्रम में उस पर कुछ जाटों ने आक्रमण किया और उससे कुछ संपत्ति वापस लूट लिया। तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपका बनेगा कि जो महमूद गजनी है वो आके 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। ये आक्रमण इसका 16वें नंबर का था, ठीक है ना। और इसके बाद जब ये वापस जा रहा था तो जो कुछ जाट थे उसने इसको लूट लिया और कुछ संपत्ति यहाँ पर ले लिया। आगे आते हैं, यहाँ पर पॉइंट देखो दिया गया है कि महमूद गजनी का अपना अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था, है ना। और 1030 ईस्वी में महमूद गजनी की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। महमूद गजनवी के साथ फिरदौसी, अलबरूनी और उतवी जैसे इतिहासकार भी यहाँ पर आए थे। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी इनके रचनाएं पूछी जाती हैं, जैसे फिरदौसी की एक यहाँ पर है शाहनामा लिखा है, अलबरूनी ने किताबुल हिंद लिखा है और उतवी ने किताब उल यामनी लिखा है। अलबरूनी के ये पुस्तक जो आपकी है किताबुल हिंद, इसमें भारत के बारे में कई अच्छी तरीके से वर्णन किया गया है। आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये कब लड़ा गया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि जो तराइन का प्रथम युद्ध है ये कब लड़ा गया था। इसका राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देना है आपका आंसर क्या हो जाए, तो आपका आंसर लगभग सभी का आ गया है। तराइन का जो प्रथम युद्ध है यहाँ पर आंसर आपका बनेगा कौन, डी वाला 1191 ईस्वी में। कब, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ, तो कहेंगे कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ यहाँ पर युद्ध हुआ और इसमें विजेता जो रहे पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई, विजयी हुई, ठीक है ना। और इसमें क्या था, मोहम्मद गोरी क्या हो गया, हार गया। लेकिन कुछ समय बाद फिर और युद्ध होता है। उससे पहले कुछ पॉइंट पढ़ना है कि तराइन का प्रथम युद्ध है 1191 में, है ना। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हराया। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, मोहम्मद गोरी ने पलटकर जवाब दिया और पृथ्वीराज को हरा दिया। वहीं पर चंदावर का एक युद्ध होता है 1194 में, मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हरा दिया। तो तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और जो चंदावर का यहाँ पर युद्ध है, ये तीनों युद्ध आपको बिल्कुल नोट कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए तराइन का युद्ध क्या हुआ था 1191 से 92 के बीच। ऐसी श्रृंखला है जिसमें पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए यहाँ पर खोल दिया। मतलब ये जो तराइन का युद्ध हुआ उससे ये थोड़ा हुआ कि जो उत्तर भारत है उसमें मुस्लिम का क्या हो गया, नियंत्रण हो गया और उसके द्वार खोल दिए। अर्थात अब यहाँ पर मुस्लिम कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या करेंगे, सत्ता करेंगे। ये मोहम्मद, देखिए ये मोहम्मद गोरी अर्थात मूल नाम जो आपका मोहम्मद गोरी के था वो मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान जो चाहमान राजपूत थे, है ना, पृथ्वीराज के बीच आपके हुए थे। कई आपकी इस प्रकार से आपके युद्ध हुए या संधियां हुई, ठीक है ना। ये भी पॉइंट करना है। अगला क्वेश्चन दिया है तराइन का द्वितीय युद्ध आपका कब हुआ, लड़ा गया था। चलिए तराइन का जो द्वितीय युद्ध है ये कब लड़ा गया था, जवाब देना है। आप कहेंगे सर तराइन का युद्ध है और ये लड़ा गया था आपके 1192 ईस्वी में। अब आप बताइएगा किसके बीच लड़ा गया था, जल्दी से कमेंट करें, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको पढ़ा देते हैं उस क्वेश्चन का जवाब है वो आपको तुरंत देना है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है जो तराइन का द्वितीय युद्ध है वो कब लड़ा गया था। 8 का आंसर आ गया है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर, ये आपके 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। मोहम्मद गोरी इस युद्ध में क्या हुए थे, विजय हुए थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है तराइन का तृतीय युद्ध। जब हम लोग पहला युद्ध पढ़ सकते हैं, द्वितीय पढ़ सकते हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पर तृतीय युद्ध पढ़ सकते हैं। तो तराइन का जो तृतीय युद्ध है ये कब लड़ा गया था। चलिए इस क्रम में इसको भी आपको नोट कर लेना है और आप कहेंगे सर तराइन का जो तृतीय युद्ध है ये लड़ा गया था आपके 1215 ईस्वी में। नोट करिएगा 1215 ईस्वी में। क्या किसी को ये पता है कि जो तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो आप कहेंगे सर ये 1215 में हुआ था, लेकिन किसके बीच हुआ था। तो यहाँ पर याद रखिएगा आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी बनेगा, लेकिन किसके बीच हुआ है, तो याद रखिएगा इल्तुतमिश और एल्दवाज और आपकी कुबाचा इनके बीच हुआ था। इल्तुतमिश और एल्दौज, है ना, और कुबाचा के बीच हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश की क्या हुई थी, यहाँ पर विजय हुए थे। अगला क्वेश्चन आता है चंदावर का युद्ध। और चंदावर के युद्ध की बात करते हैं तो इतिहास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला यही है जो कि चंदावर का युद्ध है। चंदावर के युद्ध की बात करते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो सकता है। चलिए देखा जाए तो आप सभी के जवाब भी यहाँ पर आ चुके हैं। आप कहेंगे सर इसका आंसर बनेगा 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो आप कहेंगे सर मोहम्मद गोरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को क्या किया था, हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये कब लड़ा गया था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये कब लड़ा गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो आपके 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। इसका आंसर आपका बी बनेगा। तो आप कहेंगे सर किसके बीच हुआ था, तो मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। बाबर ने राणा सांगा को यहाँ पर
बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया, कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पर ये वाला पॉइंट यहाँ से हटा दीजिएगा। बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या किया था, यहाँ पर हराया था। ठीक है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या किया था, यहाँ पर हराया था। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका दिया है पानीपत का युद्ध है ना, प्रथम युद्ध ये 1526 में और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और युद्ध के मैदान में इब्राहिम लोदी को यहाँ पर खत्म किया था। तो यहीं पर देख सकते हैं इसके बीच दिया गया है कुछ पॉइंट जिनको आपको जानकारी के लिए पढ़ना है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो अप्रैल 1526 में पानीपत के निकट लड़ा गया था। पानीपत वह स्थान है जहां पर 12वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत पर नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गई। पानीपत के प्रथम युद्ध ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। याद रखिएगा कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध ऐसा युद्ध हुआ जिसमें मुगल साम्राज्य की क्या पड़ गई, यहाँ पर नींव पड़ गई अपने भारत में। उन पर देखिए या उन पर लड़ी गई या उन पर या पहली लड़ाइयों में एक थी जिसमें मुगलों ने बारूद और आग्नेय शास्त्रों और तोपों का प्रयोग किया। तो याद रखिए पानीपत का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें से या पहली ऐसी लड़ाई हुई जिसमें मुगलों ने बारूद का प्रयोग किया, आग्नेय शास्त्रों का प्रयोग किया, तोपों का प्रयोग किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और दिल्ली के लोदी हना वंश के जो सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में जहीरुद्दीन बाबर ने लोदी को परास्त किया था। देखिए इसकी कुछ देखा जाए तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण इसकी नीतियां थी, जैसे एक तो सबसे पहले सैन्य बल। बाबर के सैन्य बल में देखा जाए तो यहाँ पर दायां बाजू बायां बाजू है ना, आगे वाली सेना पाछो वाली सेना ये सब आपकी थी। तो बाबर की सेना में लगभग 15,000 सैनिक थे, 20 से 25 तोपें थी। इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग 80,000 से लगभग 1,000 सैनिक और कम से कम 1,000 हाथी थे। किसके, इब्राहिम लोदी के। और इनकी सेना में 15,000 थे, इसमें देखिए 1 लाख तक सेना की थी। लेकिन बाबर की कुछ रणनीतियां थी। बाबर की रणनीति में देखा जाए तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की युद्ध नीति जिसे तुगलमा नीति कहते हैं, क्या तुगलमा नीति कहते हैं, अर्थात ये युद्ध होता है अर्धचंद्राकार होता है। जैसे कि यहाँ से एक आपकी सेना खड़ी है तो ये जो आपकी बाबर होता है कुछ सेना को इस प्रकार से यहाँ पर नियंत्रित करता है और इस प्रकार से घेर लेता है सेना को और युद्ध करता है। उसके बीच में कहीं ना कहीं कुछ चापलूसी वाला काम कर देते हैं, गड्ढा भी खोद दिया करता था, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा इस नीति में। और तोपों को सजाने की विधि को उस्मानी विधि कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये जो आपका दिया गया है युद्ध में उज्बेकों की युद्ध नीति को तुगलमा नीति कहते हैं, तोपों को सजाने की विधि को उस्मानी विधि या रूमी विधि कहते हैं। इब्राहिम लोदी को भैया इस विधि से यहाँ पर पराजित कर दिया। युद्ध में बाबर के तोपखाने का नेतृत्व जो कर रहा था उस्ताद अली और मुस्तफा खान नामक 2 तुर्की अधिकारियों ने किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तोपखाने का नेतृत्व जो किया था वो उस्ताद अली और मुस्तफा खान नामक 2 तुर्की अधिकारियों ने किया था। यहाँ पर आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। यहाँ पर जवाब देना है कि जो खानवा का युद्ध है वो कब लड़ा गया था। राइट आंसर में से क्या देना है। पढ़ने में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इस कंटेंट में हमने पूरी जान लगा दिया है ना। इस कंटेंट में पूरी जान लगा दिया है कि इतिहास को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप ऑब्जेक्टिव के साथ साथ पूरी थ्योरी पढ़े, पूरी जानकारी भी हो। मतलब एक बार पढ़ने के बाद आपको लगे कि नहीं आज हमने कुछ पढ़ लिया है, आज हमको पूरी इतिहास का कहीं ना कहीं एक बार रिवीजन भी हो गया है। देख सकते हैं खानवा का युद्ध कब लड़ा गया। चलिए खानवा के युद्ध की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर खानवा का युद्ध है और ये मार्च 1527 में, कब, मार्च 1527 ईस्वी में आपके खानवा का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था तो आप कहेंगे बाबर और मेवाड़ के जो राजा थे राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। इसमें से बाबर क्या हुआ था, विजय हुआ था। तो बात आती है पानीपत का प्रथम युद्ध, तो हमने आपको बता ही दिया था है ना कि भैया जो कुछ पॉइंट आपके रह जा रहे थे उसको भी नोट कर लीजिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने जनता में चांदी के सिक्के बांटे थे, जिस कारण जनता ने इसे कलंदर या दानी की उपाधि दिया था। याद रखिएगा कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें बाबर जब युद्ध जीत गया था तो अपनी जनता में उसने चांदी के सिक्के बांटे थे, जिस कारण जनता ने उसे कलंदर या दानी की उपाधि दी थे। यहाँ पर देखिए दूसरा आपका युद्ध आता है कौन, यहाँ पर खानवा का युद्ध जो कि 1527 में है। पानीपत का प्रथम युद्ध में बाबर ने यह निर्णय नहीं किया था कि वह भारत में स्थायी रूप से रहेगा। मतलब जब पानीपत का युद्ध कर रहा था तो उसके दिमाग में ये नहीं आया, ना वो ऐसा निर्णय लिया कि मैं युद्ध करने के बाद भारत में रहूंगा। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन बनी, कौन से युद्ध में, आपके खानवा के युद्ध में। तो खानवा के युद्ध में देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध है ना जब समाप्त हो गया तब वहां पर ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है ना कि वह भारत में स्थायी रूप से रहेगा। जैसे ही बाबर ने भारत में रहने की योजना बनाई तो राणा सांगा ने विरोध कर दिया। 1527 में खानवा जो कि आगरा के समीप यह युद्ध हुआ और इस युद्ध में बाबर और राणा सांगा के बीच ये आपका युद्ध हुआ। बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, जिससे सैनिकों पर लगने वाले जो आपका तमगा नामक टैक्स था उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो बाबर को हर हाल में युद्ध जीतना था। मतलब ये युद्ध जो आपका था खानवा का युद्ध, तो इसमें राणा सांगा का जो पक्ष था वो मजबूत था, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके कह सकते हैं बाबर था उसकी नीतियां आपकी अच्छी थी, उसकी सोच अच्छी थी। जब उसकी सेना क्या कर रही थी, हार रही थी सेना, बाबर की सेना बिल्कुल पीछे चली गई थी, हारते हुए बिल्कुल पीछे चली गई। लेकिन यहाँ पर फिर क्या किया, यहाँ पर बाबर ने कसम, एक प्रकार से होता है ना कि अगर आपने युद्ध जीता,
अगर आपने युद्ध जीत लिया तो समझो आपने सब कुछ कर लिया, और अगर आप हार गए तो आपको स्वर्ग में भी स्थान नहीं मिलेगा। कुछ इस प्रकार से मोटिवेट कर दिया, और मोटिवेट करने के बाद एक प्रकार से इस युद्ध को भी अपने बल या अपने नाम कर लिया, या अपने लिए यहाँ पर हो गया। इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद शब्द, हमने कहा धर्म के लिए जनादेश, मतलब इस युद्ध में धर्म या कह सकते जिहाद शब्द का जो नारा दिया वो बाबर ने इसी युद्ध में दिया था, खानवा के युद्ध में। इस युद्ध में बाबर अपने सैनिकों को मदिरा पीने से रोक लगा दी थी। याद रखिएगा, ये जो आपका युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध, इस युद्ध में बाबर ने जिहाद नारा लगाया और युद्ध में बाबर अपने सैनिकों को मदिरा पीने से रोक लगा दिया था। याद रखिएगा, बाबर की सेना पूरी बहादुरी से लड़ी और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। और इस युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय लिया कि वह भारत में स्थायी रूप से रहेगा। कितने क्वेश्चन बन गए? एक तो क्वेश्चन ये हुआ कि बाबर ने कौन से युद्ध में ये निर्णय नहीं लिया था कि वो भारत में रहेगा स्थायी रूप से, तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध था। लेकिन जब ये खानवा का युद्ध जीत गया, उस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने यह निर्णय लिया कि वह भारत में स्थायी रूप से रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला है कि घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? चलिए, घाघरा का युद्ध है ये कब लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर आपका 13 यहाँ पर सामने आ चुका है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। तो आप कहेंगे सर घाघरा का युद्ध है, और ये जो घाघरा का युद्ध लड़ा गया था ये आपकी कब है? तो 6 मई 1529 ईस्वी को। कब लड़ा गया? 6 मई 1529 ईस्वी को ये घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया? तो आप कहेंगे सर ये बाबर और महमूद लोदी, जो कि एक अफगानी था। याद रखिए, बाबर और महमूद लोदी, और ये महमूद लोदी जो था अफगानी था। बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को क्या कर दिया? हरा दिया था दोस्तों। याद रखिएगा, ठीक है ना। जो महमूद लोदी के नेतृत्व में जो थे उन अफगानों को सबको हरा दिया। इसके बाद एक युद्ध और आता है चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 ईस्वी में यह आपका युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी मालवा और बुंदेल की सीमा पर स्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था। कहां पर है? तो ये चंदेरी है, ये मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर आपका स्थित है। याद रखिएगा, युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया और उनकी 2 पुत्रियों को, अपने 2 पुत्र एक हुमायूं और कामरान को भेंट कर दिया। इसके बाद एक युद्ध होता है आपका घाघरा का युद्ध, जो कि आपके 1529 में होता है। ये युद्ध ऐसा युद्ध है जो जल थल है ना में लड़ा गया था, मतलब पानी में भी लड़ा गया और आपके थल में लड़ा गया। देखिए 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार तथा अफगान की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इसका नेतृत्व महमूद लोदी ने किया था, किंतु बाबर ने अफगानों को पूर्णतः सफाया नहीं किया। यही बचे हुए अफगान सैनिक हुमायूं के लिए खतरा बन गए थे। मतलब यहाँ पर देखा जाए, अगर यहाँ पर बाबर अगर अफगानों को अच्छी तरीके से पराजित कर दिए होते तो यहाँ पर आगे आने वाले समय में दिक्कत नहीं होती। बाद में आपको याद है कि यहाँ पर जो अफगान शासक थे सूरवंश, कौन था? सूरवंश जो आपका रहा है वो अफगानी शासक था, जो कि आपके हुमायूं को भारत से बाहर कर दिया था। तो यही बचे हुए जो आपके अफगान थे वो आपके सूरवंश के थे। यहाँ पर देखिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दिया गया है चौसा का युद्ध। क्या दिया है? आपसे दिया है चौसा का युद्ध, ये कब लड़ा गया था? यहाँ पर जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। देखो दिया गया चौसा का युद्ध, और चौसा के युद्ध की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या बनेगा? चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर यहाँ पर आ गया है। आपका आंसर बनेगा 26 जून वाला। 26 जून 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। याद रखिएगा किसके बीच लड़ा गया? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जिसमें याद रखिए शेर शाह सूरी की क्या हुई? विजय हुई। देख सकते हैं चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया। कन्नौज का युद्ध, जिसे बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, 1540 ईस्वी में शेर शाह ने दोबारा हुमायूं को पराजित किया और हुमायूं को अपने देश से यहाँ पर भगा दिया। देखिए चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ। दोनों युद्धों में शेर शाह सूरी की ही विजय हुई। चौसा के युद्ध के बारे में अगर थोड़ी सी कहानी पढ़ें तो आप कहेंगे सर चौसा का युद्ध 1547 में हुआ था। यह युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में हुमायूं के जो अनेक सैनिक थे वो गंगा में कर्मरासा नदी में डूबकर मर गए और हुमायूं भी गंगा नदी में कूद पड़ा। ये कहानी की अगर बात करते हैं तो ये बात ऐसी है कि जब चौसा के मैदान पर है ना, चौसा के मैदान पर देखा जाए तो हुमायूं के जो सैनिक थे वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस एरिया को जानते नहीं थे, और इस एरिया में अचानक बाढ़ आ जाती है ना। आपको मालूम है, आप सोचो अचानक का मतलब क्या हुआ कि आज बाढ़ आ जाए? नहीं, युद्ध के समय में आज की जैसे 4 पहिया और आपकी अपाची नहीं चलती थी, उस समय आपकी मेट्रो ट्रेन नहीं चलती थी। अगर युद्ध करना है तो घोड़े हाथी से पैदल जाना पड़ता था, समय लग जाता था। और ऐसी स्थिति में अगर अचानक बाढ़ आ जाती है तो इसका मतलब है कि वो बाढ़ इस प्रकार से आ रही है, सैनिक के साथ नहीं भाग पा रहे थे, और जब नहीं भाग पा रहे थे तो इसके कुछ सैनिक तो गंगा में डूबकर मर गए, है ना, गंगा में डूबकर मर गए। इसी बीच में क्या हुआ कि भैया जो आपका कौन हुमायूं था ये भी गंगा में कूद गया, लेकिन निजाम नामक एक भिश्ती था जिसने इसको डूबने से बचा लिया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूं को गंगा में डूबने से बचाया किसने था? तो आपकी भिश्ती जो
निजाम नामक एक व्यक्ति था, उसने क्या किया था, यहाँ पर बचा लिया था। इस तरह शेर खां इस युद्ध में विजयी रहा। इस लक्ष्य में शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण किया था, याद रखिएगा। क्लियर है ना। और यहाँ पर आते हैं अगला पॉइंट, जो कि आपका कन्नौज का युद्ध है या विलग्राम का युद्ध है, जो कि 1540। यह युद्ध भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। इस युद्ध के बाद शेरशाह का, है ना, शेरशाह का जो आगरा और दिल्ली पर क्या हुआ, अधिकार हो गया। हुमायूं को हराने के बाद इसने सुल्तान की उपाधि धारण कर लिया। किसने, तो आपके शेरशाह ने। याद रखिए, हुमायूं को हराने के बाद, वो भी कौन सी लड़ाई, कन्नौज या विलग्राम के युद्ध के बाद सुल्तान की उपाधि धारण किया। इसके बाद आते हैं पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अफगान शासक आदिल शाह सूर के सेनापति हेमू और अकबर के बीच हुई थी। हेमू के पास अकबर से कहीं अधिक बड़ी सेना थी और 1500 आपके हाथी हुई थे, ठीक है, हाथी हुए थे। प्रारंभ में मुगल सेना के मुकाबले में हेमू को सफलता प्राप्त हुई, लेकिन दुर्भाग्य से एक तीर हेमू की आंख में घुस गया। उसने युद्ध का पांसा पलट दिया। पानीपत की दूसरी लड़ाई में, दूसरी लड़ाई के फलस्वरूप अकबर की क्या हो गई, विजय हुई। दिल्ली और आगरा अकबर के अधिकार में आ गए। इस लड़ाई के बाद दिल्ली के तख्त के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष भी समाप्त हो गया। दिल्ली पर मुगलों का कब्जा हो गया। आते हैं अगला क्वेश्चन है, कन्नौज या विलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया। ये क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया गया है, और जब क्वेश्चन आपके पढ़ा दिया जाए तो बस आपका जो दिमाग है, आपका कंसंट्रेट है, क्लास में ही रहना है, क्योंकि हर एक पॉइंट जो आपके निकल रहे हैं उसी से क्वेश्चन भी आपके बन रहे हैं। कन्नौज या विलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था। चलिए, कन्नौज या विलग्राम का युद्ध है, और आप कहेंगे सर ये लड़ा गया था 1540 में, किसके बीच लड़ा गया था, तो आप कहेंगे सर शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध है, एक कब लड़ा गया था, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5 नवंबर को लड़ा गया था, लेकिन ये 56 को लड़ा गया था। तो आप कहेंगे सर पानीपत का द्वितीय युद्ध है, ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी को लड़ा गया था। ऑप्शन आपका डी बनेगा। और अगर पूछे किसके बीच लड़ा गया, तो अकबर और हेमू, जिसका मूल नाम था हेमचंद, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किए थे, किसने, हेमचंद ने। तो हेमचंद को भी यहाँ पर हरा दिया था, अर्थात हेमू को हरा दिया, और अकबर इस युद्ध में विजय हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध या इसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहते हैं। तालीकोटा का युद्ध या इसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कहते हैं, याद रखिएगा। और यह युद्ध जो लड़ा गया था वो 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था। कब, 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में हुआ क्या, तो दक्कन के सल्तनत, है ना, सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य, अर्थात दिल्ली का जो सल्तनत, दक्कन का जो सुल्तान थे और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ। दक्कन के सल्तनतों की विजय हुई और इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसका अंत माना जाता है कौन से युद्ध से, तो आप कहेंगे सर विजयनगर साम्राज्य का अंत होता है राक्षसी तांगड़ी युद्ध, या कह सकते हैं आपके तालीकोटा के युद्ध से होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध कब लड़ा गया था। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। राइट आंसर इनमें से क्या हो सकता है, चलिए जवाब देना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कौन है, तो आप कहेंगे सर 1576 में, 18 जून 1576, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर है, कि आपका जो आंसर बनेगा हल्दी घाटी में 18 जून 1576 ईस्वी को ये आपका युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था, तो अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर ने इसमें राणा प्रताप की क्या हो गई, हार हो गई थी, अर्थात यहाँ पर अकबर ने राणा प्रताप को भी यहाँ पर हरा दिया था। लेकिन इस युद्ध में अकबर को, है ना, लोहे के चने चबाने पड़े थे, है ना, अकबर को लोहे के चने यहाँ पर चबाने पड़ गए थे। इस भयंकर कह सकते हैं इस युद्ध को आसानी से नहीं जीत पाया था अकबर ने, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हल्दी घाटी युद्ध के बारे में, तो यहाँ पर देखो 1576 में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। देख सकते हैं कि यह 18 जून 1576 को लड़ा गया था। यह घुड़सवार सेना और धनुषधारियों के बीच लड़ा गया था, जिनका समर्थन और नेतृत्व मेवाड़ के महाराणा प्रताप और आमेर के राजा मानसिंह प्रथम के नेतृत्व में हुआ था। मुगल सम्राट अकबर की सेना ने यहाँ पर किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का समर्थन प्राप्त था। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि जो महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था, अर्थात हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को जो सहयोग मिला था, समर्थन मिला था, वो किसका मिला था, तो आपकी भील जनजाति का समर्थन प्राप्त हुआ था। हालांकि युद्ध में मेवाड़ की सेना की हार के साथ ये युद्ध क्या हुआ, समाप्त हो गया था। यहाँ पर देखिए एक युद्ध इसी के साथ और जुड़ा है, मतलब इसी के क्रम में अगर हम पढ़ें, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री को क्रम से पढ़ रहे हैं, तो एक युद्ध आता है करनाल का युद्ध। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को हरा दिया। याद रखिए कि करनाल का युद्ध है और यह हुआ था 1739 में। नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को हराया था। मोहम्मद शाह की अगर बात करते हैं तो ये 1700 आपकी कितनी 19 से लेकर 1748 तक ये शासन में रहा था। और इस समय बहुत बड़ी घटना घटित हुई। क्या घटित हुई, मोहम्मद शाह के समय ईरान क्षेत्र का एक शासक था दाहिर शाह भारत पर आक्रमण करता है। नादिर शाह शुरू में, यहाँ पर नादिर शाह माफ करिए, नादिर शाह लिखा भी है, नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है। नादिर शाह शुरू में एक चरवाहा था। याद रखिए नादिर शाह जो था,
नादिर शाह जो था वो शुरू में क्या था, एक चरवाहा हुआ करता था, बाद में चलकर यह फारस का शासक बनता है। 1736 में फारस का शासक बनने के बाद 1739 में वह भारत पर आक्रमण करता है। नादिर शाह को उसके आक्रमणों के कारण ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। याद रखिएगा कि जो आपका नादिर शाह है उसके आक्रमणों के कारण ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए मोहम्मद शाह के साथ अभी हमने बताया कुछ पॉइंट है कि मोहम्मद शाह उस समय एक कमजोर शासक के रूप में सामने आया था और नादिर शाह आक्रमण करते हुए दिल्ली पर पहुंच जाता है। इसी समय लगभग 57 दिनों तक दिल्ली में रुका रहता है, बहुत सारा कत्लेआम चलता है, बहुत सारा धन लुटता है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ की धनराशि उस समय, सोचिए 1719 के समय, मतलब उस समय देखा जाए तो 70 करोड़ की धनराशि शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते ताऊ, जिसे मयूर सिंहासन के नाम से जानते हैं, तथा कोहिनूर हीरा लूटकर फारस ले चला गया था। याद रखिएगा मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुगल शासक कौन था, शाहजहां। वहीं पर अंतिम मुगल शासक कौन था, मोहम्मद शाह। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका गया है प्रथम कर्नाटक युद्ध बताना है। प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो किसके साथ हुआ था, यहाँ पर जवाब देना भैया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलिएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या है, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जाइएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जाइएगा, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे आरओ एग्जाम दीजिए, चाहे एनटीपीसी दीजिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, हिस्ट्री अगर आपको पढ़ना है तो ये चीजों से आपको रूबरू होना पड़ेगा। ये चीजें आपको जरूर पढ़ना है क्योंकि इसके बिना हिस्ट्री अधूरी है। यही क्वेश्चन आपके होते हैं। और याद रखिए जितने भी युद्ध लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाने वाले ही आपके लिए गए हैं, है ना। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले ही यहाँ पर लिए गए हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है प्रथम कर्नाटक युद्ध, और प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आप कहेंगे सर प्रथम कर्नाटक युद्ध है, और यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। सभी का जवाब लगभग देखा जाए तो आया है, प्रयास अच्छा है। आंसर आपका बी लॉक हो जाएगा। ये 1740 से लेके 1748 ये युद्ध हुआ था। और याद रखिएगा कि गवर्नर कौन था, डुप्ले था। फ्रांसीसी सेनाओं का नेतृत्व किया था किसने, तो आपके एक डुप्ले ने किया था। किसका, फ्रांसीसी सेनाओं का नेतृत्व डुप्ले ने किया था। और कर्नाटक के नवाब अनवर उल दीन की हुआ था, जिसमें से गवर्नर डुप्ले क्या हुआ था, विजयी हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ, तो आप कहेंगे सर दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1749 से 1754 के बीच होता है। और इस युद्ध में याद रखिएगा कि फ्रांसीसियों और ब्रिटिश के बीच युद्ध होता है। ब्रिटिश सेना इस युद्ध में जीत जाती है। तीसरा कर्नाटक युद्ध इसी श्रृंखला में तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है। और तीसरा कर्नाटक युद्ध 56 से लेके आपके 63 के बीच में चलता है। और याद रखिएगा जो 56 और 63 के बीच है तो आप कहेंगे सर भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। अंग्रेजी सेनाओं की क्या हो गई, यहाँ पर जीत होती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए भाई बताना है कि प्लासी का युद्ध है ये कब लड़ा गया था। यहाँ पर जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो सकता है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए भाई यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। चलिए बहुत लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन याद रखना जब एग्जाम आएगा तब आप इस वीडियो को ढूंढते फिरेंगे कि अरे यार हम तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ थ्योरी भी पढ़ रहे थे। तो जब एग्जाम आएगा ना तो इस वीडियो को आप ढूंढेंगे जरूर। आप ढूंढ लीजिएगा देव जी के ट्रिक और इतिहास के सभी युद्ध आपको सामने मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लासी का युद्ध है कब लड़ा गया था, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो राइट हो जाएगा डी नंबर है 1757 में लड़ा गया था। कब, 1757 में लड़ा गया था। किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। विजेता कौन बना, अंग्रेजों की यहाँ पर विजय हुआ। तो यहाँ पर देखिए प्लासी के युद्ध की घटना को पढ़ते हैं। दिया गया है कि क्लाइव का नवाब के विरुद्ध क्या था, षड्यंत्र था। याद रखिए प्लासी युद्ध में क्या होता है, क्लाइव का नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र होता है। सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल की सत्ता प्राप्त होती है। उसके सत्ता में आने के बाद बहुत सारे लोगों में जलन की भावना पैदा होने लगती है। नवाब सिराजुद्दौला के प्रमुख अधिकारी उससे असंतुष्ट हो जाते हैं। इसका लाभ उठाकर क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध एक षड्यंत्र रच दिया। इस षड्यंत्र में नवाब के देखिए क्या थे, मुख्य सेनापति मीर जाफर था, दीवान राय दुर्लभ था, सैनिक अधिकारी में यार लतीफ था, और बंगाल का एक व्यापारी जगत सेठ भी इसमें सम्मिलित था जो इस षड्यंत्र में शामिल था। और ये क्लाइव का क्या कर रहे थे, साथ दे रहे थे, है ना। घर की लंका भेदी ढावे, घर का लंका भेदी ढावे, उसी प्रकार से एक कहानी हो जाती है आपकी प्लासी युद्ध में। और प्लासी युद्ध आपके 23 जून 1757 ईस्वी को होता है। ये जो प्लासी है ये भागीरथी नदी के तट पर आपके स्थित है। याद रखिए प्लासी जो स्थान है ये भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। यह युद्ध क्लाइव की नेतृत्व वाली एक छोटी सी अंग्रेजी सेना और नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 सेना के बीच होता है। मतलब देखा जाए तो क्लाइव की सेना बहुत ही कम थी, है ना, बहुत ही कम थी, लेकिन सिराजुद्दौला की सेना 50,000 सेना आपकी लगभग थी। युद्ध प्रारंभ होते ही मीर जाफर अपनी सेना लेकर अलग हो गया। अंततः इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित होकर मुर्शिदाबाद भाग गया, लेकिन नवाब को मुर्शिदाबाद में पकड़कर वध कर दिया गया था, ठीक है ना। कहा जाता है कि इस युद्ध में जो भागा था सिराजुद्दौला वो फूल की टोकरी में आपका भागा, एक डोली जो आपकी होती है उसमें भागा था। देखिए इसके बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बनाया गया।
क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से बहुत धन मिला। इस तरह प्लासी युद्ध ने भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की नींव डाल दिया था। कंपनी को 24 परगना जिले की दीवान प्राप्त हो गई थी। तो याद रखिए क्वेश्चन बनता है कि भारत में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की नींव जो पड़ी थी वो कौन से युद्ध से पड़ी थी, तो प्लासी युद्ध से पड़ी थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, असला दिया गया है वांडीवास का युद्ध ये कब लड़ा गया था। चलिए दीजिएगा जल्दी से। कह रहा है कि वांडीवास का युद्ध है और ये कब लड़ा गया था, इसका आंसर क्या है। ध्यान बनाए रखिएगा, कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि आपको बीच बीच में क्वेश्चन मिलेंगे और उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी और आपको थ्योरी भी होगा। तो चलिए बताइएगा, वांडीवास का युद्ध आपको बताना है। वांडीवास का युद्ध हुआ था, ये आपके 1760 में हुआ। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर 1760 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। विजेता कौन हुए थे? तो अंग्रेज जो आपके थे उसमें विजय हुए। पानीपत का तृतीय युद्ध आता है और पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो किसके बीच और कब लड़ा गया? तो देखिए पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये दोस्त याद रखिएगा 14 जनवरी 1761 को हुआ था। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो याद रखिए अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली क्या हो गया, यहाँ पर जीत हो जाती है। अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर जीत जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, यहाँ पर जवाब देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध। तो देखिए बक्सर का युद्ध है, और अगर हम बात करते हैं बक्सर का युद्ध तो आप कहेंगे सर ये 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। 1764 ईस्वी में ये युद्ध यहाँ पर लड़ा गया था। याद रखिएगा कि भैया इसमें जो आपकी बंगाल का प्रशासन सुजाउद्दौला अवध का नवाब और शाह आलम जो कि मुगल सम्राट था। देखिए जो कासिम है बंगाल का प्रशासन था, सुजाउद्दौला अवध का नवाब था और शाह आलम जो द्वितीय था ये मुगल सम्राट था। इसके खिलाफ अंग्रेजों के बीच आपकी लड़ाई हुई थी। अंग्रेज इस युद्ध में क्या हुए, जीत हुए थे। बक्सर युद्ध की अगर हम बात करें, एक झलक देखें तो बक्सर युद्ध में बंगाल के नवाब कौन? मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मोहम्मद शाह, है ना, मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम द्वितीय था। क्वेश्चन पूछेगा बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। याद रखिए, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय कौन था? हेक्टर मुनरो उस समय आपका था, याद रखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बक्सर का युद्ध, डेट पूछ ले तो डेट बताना है कि बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। मीर कासिम अंग्रेजों से परास्त होकर सुजाउद्दौला के पास पहुंचा। याद रखिए मीर कासिम जो है वो अंग्रेजों से परास्त होकर सुजाउद्दौला के पास पहुंचता है, और इस समय वहां पर मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय था, है ना, वो भी उपस्थित रहता है। इन तीनों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चे का निर्णय लिया। तीनों अपनी सेना लेकर बक्सर पहुंचे और अंग्रेजों से युद्ध किया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध में संयुक्त मोर्चे की जो शक्तियां थी वो पराजित हो जाती हैं। मीर कासिम युद्ध भूमि से भाग जाता है, जबकि सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण यहाँ पर कर दिया था। यहाँ पर देखिए इसी बीच में एक और भी होता है, क्या? यहाँ पर इलाहाबाद की संधि होती है। क्या यहाँ पर आप कहेंगे कि सर इलाहाबाद की संधि, वो भी प्रथम संधि कब होती है इसी समय? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है। क्या होता है इस संधि में? तो देखिए इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम, है ना, से हुई है, और इस संधि की मुख्य शर्तें थी कि कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा 2 जिले लेकर मुगल सम्राट को दे देंगे। क्या? कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा 2 जो जिले थे वो मुगल सम्राट को दे देंगे। ठीक है, मुगल सम्राट कंपनी जो आपकी कंपनी है वो मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन देना शुरू करेगी, अर्थात देगी। ये आपकी क्या हुई? समझौता हुआ। किसको? तो कंपनी मुगल सम्राट को क्या करेगी? 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में देगी। मुगल सम्राट बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगा। तत्पश्चात एक दूसरी संधि होती है इलाहाबाद की, जो कि 16 अगस्त आपके 1765 को होती है। यह संधि अवध के नवाब सुजाउद्दौला से हुई। इस संधि की मुख्य शर्तें इस प्रकार आपकी थी। एक मिनट रुकिएगा। चलिए तो देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जो दूसरी संधि, इस संधि अवध के नवाब सुजाउद्दौला से हुई। इस संधि की मुख्य शर्तें इस प्रकार थी। कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद व कड़ा जिला प्राप्त करके, देखिए ये पहली जो इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई उसमें क्या हुआ कि जो कंपनी है अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा का जो जिला है प्राप्त करके मुगल सम्राट को दे देगी। अवध के नवाब हरजाने के रूप में 50 लाख रुपए और चुनार का किला कंपनी को प्राप्त करेगी। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार हो गया। अवध की सुरक्षा के लिए अवध में अनेक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी, जिसका खर्च अवध का यहाँ पर नवाब देगा। इसी समय 1765 से 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वैत शासन चलता है। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनकर आया। इसमें द्वैत शासन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। बंगाल में कंपनी का शासन भी स्थापित कर दिया गया था। यह आपकी हो गई। अब यहाँ आते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होता है।
सदा शिवराव, विश्वासराव, शमशेर बहादुर, है ना, किसके बीच हुआ? पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो 1761 ईस्वी में होता है। सदा शिवराव, विश्वासराव और आपके शमशेर बहादुर के बीच होता है ना। इन तीनों सेना, ये जो तीन थे, एक थे और अहमद शाह अब्दाली एक तरफ था। तो याद रखिए तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव, विश्वासराव और शमशेर बहादुर के बीच होता है। पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करते हैं तो पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध का मुख्य कारण था दिल्ली और पंजाब की जो राजनीति में मराठों का हस्तक्षेप। जो दिल्ली था और पंजाब की राजनीति में जो मराठी थे वो हस्तक्षेप कर रहे थे, इस कारण से युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मराठों की भीषण पराजय हुई। महाराष्ट्र का कोई परिवार ऐसा नहीं था जो अपने स्वजन की मृत्यु पर शोक न मना रहा हो। मतलब इतना भीषण युद्ध हुआ था उस समय आपके मराठाओं में, और यह युद्ध मराठों के लिए राष्ट्रीय विपत्ति के समान थी। इस युद्ध का जो नेतृत्व है, इस युद्ध का नेतृत्व पेशवा के, चलिए देखिए इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? पेशवा बाजीराव का जो चचेरा भाई था सदाशिवराव भाऊ और पेशवा का पुत्र था विश्वासराव, इसने किया था। मराठों की ओर से तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम गर्दी ने किया था। ठीक है, इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन काशीराज पंडित ने किया था। देखो 2-3 पॉइंट आपके बन रहे हैं। इस युद्ध का जो नेतृत्व किया था बाजीराव का चचेरा भाई था सदाशिवराव भाऊ और पेशवा का पुत्र था विश्वासराव। तोपखाने, मराठों की ओर से तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम गर्दी ने किया। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन काशीराज पंडित ने किया। शोक में, याद रखिए शोक में मतलब शोक में 6 माह बाद बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई, अर्थात शोक मनाता रहा कौन? बालाजी बाजीराव। इसके तत्पश्चात लगभग 6 माह बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है प्रथमांग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? चलिए थोड़ा सुपर फास्ट हो जाइएगा, जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर दिया है प्रथम जो आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, यहाँ पर देना है। तो आप कहेंगे सर इसका जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये 1767 से लेके आपके 69 तक होता है। याद रखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। किसके बीच है? तो मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच होता है। हैदर अली इस युद्ध में जीत जाता है। इसके बाद दूसरा युद्ध होता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच होता है। मतलब आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इस युद्ध में देखा जाए तो मैसूर के हैदर अली और अंग्रेजों के बीच होता है। और इस युद्ध में अंग्रेजों की क्या होती है? यहाँ पर जीत होती है। याद रखिएगा अंग्रेजों क्या होती है? यहाँ पर जीत हो जाती है। फिर तीसरा युद्ध होता है अंग्रेजों का, तीसरा युद्ध होता है मैसूर युद्ध। और ये तीसरा मैसूर युद्ध होता है तो आप कहेंगे सर ये 1790 से 92 के बीच आपका चलता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर है। और टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच होता है। अंग्रेज इस युद्ध में विजय होते हैं। चौथा आपका आंग्ल मैसूर युद्ध आता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये 1799 में होता है। IMP क्वेश्चन आपका यही है। याद रखिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ही क्या है? सबसे IMP है। 1799 में यह युद्ध आपका होता है, याद रखिएगा। और टीपू सुल्तान अंग्रेजों के बीच होता है। अंग्रेज जीत जाते हैं, टीपू सुल्तान मारा जाता है। इसके बाद एक युद्ध आता है चिलियान वाला युद्ध। क्या दिया है? चिलियान वाला युद्ध। इसके पहले बात पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अगर आपने पढ़ा होगा चिलियान वाला युद्ध तो आपको जरूर आंसर पता होगा, नहीं पता है तो हम तो आपको बता ही रहे हैं। तो चिलियान वाला युद्ध है और ये आपके 1849 में यहाँ पर लड़ा गया था। याद रखिए ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें से विजय हुई थी। अगला युद्ध आता है भारत चीन युद्ध सीमा। यहाँ पर बताना है भारत चीन सीमा युद्ध कब लड़ा गया था। चलिए भारत चीन सीमा युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 1962 में। कब लड़ा गया था? चलिए यहाँ पर देखो भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था सीमा से रिलेटेड वो आपके 1962 में हुआ था। 1962 में हुआ था। याद रखिएगा चीन और भारत के बीच हुआ था। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक 25 युद्ध विराम की घोषणा की गई। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्से छोड़ना भी पड़ा था। अब देखिएगा यहाँ पर जो भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, तो चीन द्वारा 20 अक्टूबर 1962 को अप्रत्याशित रूप से भारत पर हमला किया गया, जिसे 1962 के भारत चीन युद्ध के नाम से जाना जाता है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख और मैकमोहन रेखा के पर भारत पर आक्रमण किया। चीन द्वारा युद्ध विराम की घोषणा के बाद 21 नवंबर 1962 को युद्ध समाप्त हो गया। इसने अक्साई चीन में लगभग 14,070 वर्ग मीटर अर्थात इतने वर्ग क्षेत्र पर अवैध नियंत्रण बरकरार रखा और यह क्षेत्र देशों के बीच विवाद का विषय बना रहा। अर्थात इसमें चीन ने क्या किया? अपना ही मोर्चा बनाया और कहीं ना कहीं अक्साई चीन को अपने अंडर में कर लिया। और यहाँ पर भारत को कहीं ना कहीं इस युद्ध में हार देखने को मिली। कहीं ना कहीं जब इनको क्षेत्र नहीं मिला तो ये विवाद का विषय आज भी बना हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत पाक युद्ध कब लड़ा गया था। चलिए बताना है कि भारत और पाक युद्ध है ये कब लड़ा गया था, यहाँ पर जवाब देना है।
तो आप कहेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच ये युद्ध जो लड़ा गया था वो आपके 1965 है, जो ऑप्शन डी दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध लड़ा गया था 1565 में, और इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, भारत इसमें क्या हुआ था, विजय हुआ था, भारत इसमें विजय हुआ। और भारत पाक युद्ध की बात करते हैं तो 1965 का भारत पाक युद्ध अप्रैल 1965 को और सितंबर 1965 के बीच हुआ था। वास्तविक युद्ध 17 दिन तक का आपका था, ये युद्ध 17 दिन का था और इसमें भारत को जीत मिले थे। ताशकंद समझौता भारत पाकिस्तान युद्ध को समाप्त करने के लिए 1965 में भारत और पाकिस्तान द्वारा हस्ताक्षरित एक संधि, आपकी शांति संधि की गई। 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कौन कौन किए थे? लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे मोहम्मद अयूब खान ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है, याद रखिएगा। सोवियत संघ के प्रधानमंत्री अलेक्सी केसियन ने समझौते की मध्यस्थता किया था। तो ये जो संधि हुई थी इसके बीच में कौन थे? तो सोवियत संघ के प्रधानमंत्री थे अलेक्सी केसियन ने समझौते की मध्यस्थता की। यहाँ पर देखिए भारत पाक युद्ध जो 1965 है, तो पार्टियों ने सहमति व्यक्त की सभी सशस्त्र बलों को 15 अगस्त 1965 से पहले ही स्थिति में वापस ले लिया जाएगा। ताशकंद घोषणा 10 जनवरी 1966 के बाद उसी दिन ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, याद रखिए। इसी समय मतलब देखा जाए जब ताशकंद समझौता हुआ था, इसके बाद वापस लौट रहे थे तो इनकी भैया मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर देखिए भारत पाक युद्ध में एक युद्ध और हुआ था 1971 का युद्ध। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का क्या हुआ? जन्म हुआ, है ना। बांग्लादेश का युद्ध कौन है? तो आपका 1971 वाला है। फिर कारगिल का युद्ध आता है 1999 में। तो कारगिल का युद्ध 3 मई 1999 को शुरू हुआ, 26 जुलाई 1999 तक चला था। ये डेट याद रखना, कब हुआ? 3 मई को। खत्म कब हुआ? 26 जुलाई तक आपका हुआ। तो याद रखिए 3 मई 1999 को शुरू होता है, 26 जुलाई 1999 तक आपका चलता है। आधिकारिक तौर पर युद्ध का नाम था ऑपरेशन विजय। क्या नाम था? ऑपरेशन विजय था। 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्य युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच एक सशस्त्र संघर्ष था, जो भारत और पाकिस्तान की नियंत्रण रेखा LOC के साथ कश्मीर के कारगिल जिले में यहाँ पर हुआ था। भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा अर्थात LOC के साथ भारतीय सेना द्वारा कारगिल सेक्टर में भारतीय पदों को खाली करने के साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और युद्ध के दौरान भारतीय सेना के थल सैनिकों का उद्देश्य पाकिस्तानी सेना के नियमित और अनियमित सैनिकों को बाहर निकालना था। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए ऑपरेशन को ऑपरेशन व्हाइट या सफेद सागर दिया गया, क्योंकि ये युद्ध जो हुआ था, ये युद्ध आपके कहां? बर्फीली क्षेत्र में हुआ था। बर्फीली क्षेत्र में होने की वजह से इस युद्ध का नाम ऑपरेशन व्हाइट या सफेद सागर नाम दिया गया था। अंततः 26 जुलाई 1999 को युद्ध समाप्त हो जाता है। भारतीय वायुसेना की मदद से भारतीय सेना ने पाकिस्तान सेना को हरा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और यही आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। भारत पाक का दूसरा युद्ध कब होता है? भारत पाक का दूसरा युद्ध, और भारत पाक का जो दूसरा युद्ध है वो आपके कब होता है? तो आपके 1971 में होता है। कब होता है? 1971 में होता है। और अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, आंसर भी आपको दिख गया है कि कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कारगिल का युद्ध 1999 में लड़ा गया था। जम्मू कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ता है और भारतीयों की जीत होती है और भारत विजयी होता है। और इसी के साथ यहाँ पर एक क्लास आपकी कंप्लीट होती है। सभी साथी यहाँ पर जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा और वीडियो कैसा लगा है? धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।